शेयर्स करें। जी, मैं आता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। आपने अखिल स्वामी जी की बात सुनी, बिलाल साहब की और राजेश ठक्कर जी की बात सुनी है। वो आरएसएस का तो एक ही सिद्धांत है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई मर जाए, कोई खप जाए, मास स्केल पे मौतें हो जाए, माइग्रेशन में मौतें हो जाए मजदूरों के, या फिर किसान आंदोलन में मौतें हो जाए, तो इनका तो एक ही जवाब होता है, मेरे लिए मरे थे क्या, जो सतपाल मलिक जी भी हमेशा कहते हैं। तो खून खराबा, हिंसा, इंसान का नुकसान होना, कारोबार का नुकसान होना कुछ नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि एक शब्द कहते हैं, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी होंगी, इनको अनदेखा करो, जाने दो। अभी थोड़े दिन पहले आरएसएस के एक व्यक्ति का, जिसका नाम नहीं दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी रिपोर्ट थी, स्टेटमेंट था, तो उनसे जब पूछा गया कि ये मणिपुर में क्या हो रहा है, कहता है ये बड़े लक्ष्य हैं, छोटे लक्ष्य चलते रहते हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये होता रहेगा। और ये कह के टाल दिया। जब उनसे पूछा कि भाई 250 चर्च जला दिया आपने, इतने तो कभी जले नहीं थे। नहीं होता है, तो जब इसकी ज्यादा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और कह के आगे चलते बने। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है, मैं आपको बताऊं। और जब भी कोई ऐसी समस्या होगी, ये वहां से भाग जाएंगे, और इनकी सरकार, कोई एक मंदिर कहीं पाकिस्तान में जल जाएगा, तुरंत विदेश मंत्रालय सक्रिय हो जाएगा अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और टीवी पे डिबेट भी आ जाएंगी। लेकिन 250 चर्च जल जाए तो इनके मुंह से उफ नहीं निकलती। इन्हें हिंसा पसंद है, ये पहली बात है। इनके आयुध जो पूजा होती है, खास तौर से दशहरे के दिन में, तो पूजा किसकी होती है? शस्त्रों की पूजा होती है। तो सारा का सारा समाधान तो वहीं से निकलता है। जो वहां पर ट्रेनिंग दी गई आसाम के अंदर, वो भी तो वही है। लेकिन ये क्रिटिकल इश्यूज से भाग जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते। और ये हमारे कुछ मेहमानों ने सही कहा कि एडवर्सिटी पैदा तो करते हैं, लेकिन उससे डील करने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाद में जिन बोतल से बाहर आ जाता है। अनिल सिन्हा जी। मैं इससे आपके सहमत। गुड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो आपने कहा, उससे मेरी असहमति है। ये बैड टाइम लाने वाला प्राइम मिनिस्टर है। गुड टाइम तो इस रकम को खत्म करने वाले, इसीलिए ये गुड टाइम प्राइम मिनिस्टर, वो जो प्रोवर्ब है वो वहां के लिए है। यहाँ है कि ये बैड टाइम लाने वाले प्राइम मिनिस्टर है। गुड टाइम में भी इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि है ही नहीं। उससे गुड टाइम प्राइम मिनिस्टर का है कि जो पीस रिस्टोर करके रख सके, सब चीज ठीक रहे तो उसको चला सके। जो चीजें हैं सबको, जैसा आप लोगों ने कहा भी, जो चीजें हैं उसको बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो वो गुड टाइम प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये तो पहले कहूंगा। दूसरा है क्या कि देखिए, असल में क्या है कि हम लोग आरएसएस और बीजेपी का जो उसकी पैदाइश है और उसका जो हिस्ट्री है, जो डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, उस पर गौर नहीं करते हैं, इसीलिए सब कठिनाई होती है। वो एक तो है कि 1925 में जब आरएसएस बना, या उसके पहले हिंदू महासभा बनी, ये दोनों में लोग कौन गए जिन लोगों को आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेना था? पहला पॉइंट। दूसरा है क्या कि आप लिस्ट उठा करके देख लिए हिंदू महासभा के कार्यकारिणी में कौन लोग थे, तो आपको नजर आ जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट, खान बहादुर, राय बहादुर, यही सब टाइप के लोग थे सारे, और राजा रजवाड़ों, और पैसे भी उनको वही सप्लाई करते थे, और अंग्रेजों से रिश्ता था ही। अब बताइए कि जिस समय, अब 37, थोड़ा जानना चाहिए लोगों को, 37 में जब क्रूशियल फाइट चालू हो गई थी हिंदुस्तान की आज़ादी का, जब 10 साल के बाद हमने आज़ादी भी हासिल कर ली, और उसके बाद इलेक्शंस भी हुए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बने, तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा क्या कर रही थी? ये दोनों उनसे मिल रहे थे, और जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो बाकायदा जाके उनकी गोद में बैठ गए। और 42 का जब हमने आंदोलन शुरू किया, तो हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग, आरएसएस, सब ने उनको साथ दिया और रिक्रूटमेंट्स कराए। मुस्लिम लीग भी, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं ये के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, और ये बाकी जगह, उसमें वो सेना में शामिल होने के लिए अपील करती थी। और यहाँ ये जो है हिंदू महासभा हिंदुओं को अपील करती थी। और इन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को रिक्रूट किया। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब उधर आज़ाद हिंद फौज खड़ी थी और इधर जो है 42 का आंदोलन हुआ, ताकि अंदर से हम लोग उसको अंग्रेज से लड़ रहे थे, बाहर से सुभाष चंद्र बोस लड़े थे। तो ये लोग एंटी नेशनल हैं। इस बात को कहने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये लोग बार बार बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो हम भी मानने लगते हैं, और हमको डर लगने लगता है कि राष्ट्रवादी है नहीं। मैं तो नॉन स्टेट एक्टर क्या देता हूँ सर इनको, मैं तो उनसे भी थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स में भी तो ये है क्या कि जो स्टेट है एग्जिस्टिंग, उससे बाहर का एक्टर,
लेकिन ये तो बाकायदा एंटी नेशनल है, मतलब कि स्टेट के खिलाफ लड़ने का काम करने का। नॉन स्टेट एक्टर में भी है कि स्टेट और एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर मिल करके जनता पर ये करे। ये तो एंटी नेशनल है। जो स्टेट हमने बनाया, वो स्टेट बनाया जो डेमोक्रेटिक स्टेट और सेकुलर स्टेट बनाया। लंबे समय 1857 से लड़ते हुए हमने जो स्टेट बनाया, वो कितनी कुर्बानियां, कितना कितना वैचारिक संघर्ष हुआ, मतलब इसका हिस्ट्री है, उसको लंबे में जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए उठा करके, तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ लोग वंदे मातरम कर रहे थे, दूसरे तरफ फूले थे, इधर तिलक है तो उधर बाद में गांधी है तो अंबेडकर है। कई तरह से हमने खोजा कि कैसा हिंदुस्तान बनना चाहिए, और हमने एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया, और उस हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करके इन्होंने रख दी है। और ये आप जो मेवात की बात आपने चर्चा की लोगों ने, तो आप देख लीजिए कि उसका क्या सिचुएशन है वहाँ का। वहाँ जो है, वहाँ पर एक मतलब अगर ठीक से अगर देखिए तो हिंदुस्तान में सबसे, जिसको हम लोग गंगा जमनी तहजीब और उसकी तुलना करते हैं, वो उन्होंने सदियों से पाला। मतलब आपको मैं वही पढ़ रहा था अभी मेवात की हिस्ट्री, और आप जानते भी होंगे शैल मायाराम की ओरल हिस्ट्री पे मेवात मेव के लोगों पर बहुत मोनुमेंटल वर्क है। तो उनका वो देख रहा था। एक तो पहली बात ये है कि मेव लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर जगह फाइट किया, मतलब हर जगह फाइट किया। मतलब उस समय से जब तुर्क आए, जब पठान आए, वो जो भी आया उसके खिलाफ लड़ा, मुगल आए सबके खिलाफ लड़ा, अंग्रेज आए उनके भी खिलाफ लड़ा, अपनी ऑटोनॉमी के लिए सबसे लड़ते रहे। राजपूत जाट सब ने समझौते किए, स्टेट से जो भी स्टेट आया, जो भी ये आया, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। मेवात का हिस्ट्री ही रिबेल की हिस्ट्री है। दूसरा और है कि उन्होंने बौद्ध से लेकर के, बौद्ध धर्म से लेकर के इस्लाम तक में जो बेस्ट जो भी उनको था, सबको उन्होंने प्रिजर्व किया। मतलब शादी भी करते हैं, निकाह भी करते हैं, होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। ये जो मॉडल जो हम सोच सकते थे, वो हमसे पहले कर रहे थे। मतलब उन्होंने किसी के कहने से नहीं, वो खुद ही ऐसा कल्चर उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने इसको शामिल रखा, वो एक साथ हिंदू और मुसलमान। अब वो अंग्रेजों ने ये डिवीजन जब क्रिएट किया, और हिंदुस्तान में ऐसा ही था, किसी को ये गांव में इसका एहसास थोड़ा ही था कि हम मुसलमान हैं और हम तुम हिंदू है। वो जो है, अगर मैं अपने गांव का बता रहा हूँ बात की बात, कि जो ये सबसे बढ़िया जो उर्दू में रामायण पढ़ते थे, हमारे एक मौलाना थे, और उनको सब पता था। तो अब सब है, इससे ये मिली जुली संस्कृति, इसको बताने की जरूरत नहीं, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसको ये लोग डिस्ट्रॉय, इसके खिलाफ अंग्रेज उस समय और ये इतिहास देख लीजिए, अलवर और भरतपुर का राजा वो हिंदू महासभा के साथ, सारे कश्मीर का राजा, कश्मीर का आवाम वहाँ हमारे मतलब वो लड़ रही है आजादी के लिए, और हिंदुस्तान में उसका शेख अब्दुल्ला लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है लड़ने के लिए, आजादी का आंदोलन के लिए, और हरि सिंह जो है उसके साथ है। और हरि सिंह को किसका समर्थन है? ये हिंदू महासभा का। सावरकर बहुत उसके प्रशंसक थे, और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खेल है वो भी यही था, हरि सिंह के साथ थे। तो ये लोग एंटी नेशनल है, ये आपको बताना पड़ेगा। और जो मणिपुर में हो रहा है या हरियाणा में हो रहा है, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है वो देश की अखंडता को बर्बाद करना चाहता है। संयोग से हिंदू के नाम पर ये गद्दी पर बैठ गया है। जब तक ये बात लोग नहीं समझेंगे कि ये खंड खंड करके मानेगा पूरे देश को, या अखंड भारत का नाम लेता है और खंड खंड करने की बात करता है। एक लाइन में आपको खाली एक मामूली मतलब डायनेमिक समझा मतलब बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि ये हिंदू मुसलमान को भगा देना चाहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हिंदुओं को कानून भी बनाया है वो आके यहाँ रह सकते हैं। तो अगर ये हिंदुस्तान वाले मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान वाला हिंदू यहाँ चला आया है, तब कौन सा अखंड भारत होगा? अखंड भारत तो तभी होगा कि जब पाकिस्तान में भी हिंदू रहे और हिंदुस्तान में हिंदू रहे, और मतलब मुसलमान रहे, और दोनों मिल जाए और ये जो सरहद है उसको पाट दें, तभी तो अखंड भारत बन सकता है। और मैं तो अखंड भारत का समर्थक हूँ।
मेरा मानना है कि ये आर्टिफिशियल है डिवीजन। ये कश्मीर का आधा कश्मीरी बेचारा इधर है, कश्मीरी आधा उधर है, आधा बंगाली इधर आधा बंगाली उधर, कोई जरूरत नहीं है। एक पोरस बॉर्डर होना चाहिए। तुम अपना तो देश से चलाना है चलाओ, हम अपना देश से देश चलाना चलाते हैं। ये सरहद पर सेना तेरा की कोई जरूरत नहीं है। जब तक रेडिकली आप बताएंगे नहीं इनका डिजाइन कि ये पूरा खंड खंड करना चाहते हैं, तब तक आपको ये इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और इनको जाना चाहिए 2024 के लिए इसकी तैयारी सब लोगों को करनी चाहिए, सबको इसमें हाथ बटाना चाहिए। जी, अदील साहब के पास आता हूं।